एवरीवन, माय नेम इज साक्षी आर्या और आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 के बारे में, जिसमें हम एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सेक्शन 182 में, जिसमें एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। एजेंट ऐसा पर्सन होगा जो कि एम्प्लॉय होगा टू डू और एनी फॉर एन एक्ट फॉर अनादर, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के लिए, या रिप्रेजेंट करेगा अनादर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन के रूप में डील करेगा, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन एंड हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज बाई, और जिस व्यक्ति के द्वारा वो एक्ट किया गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा वो एक्ट करवाया गया है या फिर रिप्रेजेंट हुआ है जिस पर्सन के लिए, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 180 की तरफ, जिसमें हु में एम्प्लॉय द एजेंट। एजेंट कौन सा पर्सन हो सकता है? द पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड एंड मे एम्प्लॉय एज एन एजेंट। तो इसमें क्या है, वो सब्जेक्ट होगा मेजोरिटी की एज में पर्सन और साउंड माइंड पर्सन होगा, तो वो एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट के रूप में। 181 एंड 184 में हम पढ़ते हैं हु मे बिकम एन एजेंट, हु मे बी एन एजेंट। एजेंट कौन होगा, कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? एज बिटवीन द प्रिंसिपल या थर्ड पर्सन के बीच में एनी पर्सन जो कि एजेंट होता है। ना ही उसमें बताया गया है नो पर्सन हु इज नॉट एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी की बात ही नहीं है, अदरवाइज वो साउंड माइंड पर्सन भी होना चाहिए तो वो एजेंट होगा। अगर कोई रिलेशन अराइज होता है प्रिंसिपल या किसी थर्ड व्यक्ति के मध्य, तो उसके बीच में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन एम्प्लॉय होता है उसको एजेंट कहते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन। जो इस एजेंसी के प्रोविज़न में मतलब प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल के किसी भी एक्ट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेक्शन 185 में हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, कि एजेंसी में कंसिडरेशन अगर नेसेसरी नहीं है तो किस बिहाफ पर नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, किसी भी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 186, जिसमें एजेंट की अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। तो एजेंट अपनी अथॉरिटी जो रखता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो कैसी होगी, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगी। ठीक है, सेक्शन 187 में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है या फिर अथॉरिटी एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइडली हो सकती है। एक्सप्रेस होगी बाय वर्ड्स एंड रिटन, और अथॉरिटी अगर इम्प्लाइड होगी तो वो सर्कमस्टांसेस के बेस पे होगी, जिसमें कि थिंग्स जो एक्ट है जो हमने किया है, जो वस्तु अपने आप में स्पोक करेगी या रिटन रहेगी, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में, उस केस के डीलिंग में मतलब जो इम्प्लाइज होती है, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ओज ए शॉप इन शरमपुर एंड लिविंग हिमसेल्फ इन कोलकाता, विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, मतलब ओकेजनली वो विजिट करता था शॉप का, और शॉप इज मैनेज बाय बी, ही इज इन हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन नेम ऑफ ए। तो इसमें बी क्या होगा, बी एजेंट होगा जो ए के नाम से सी को ऑर्डर देता है फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप एंड पेइंग देम out of the A's fund and A's knowledge. Then B is implied authority for A to order goods from C in the name of A for the purpose of this shop. तो इसमें B क्या है, B एक एजेंट है जो एजेंसी का काम करता है, A को रिप्रेजेंट करता है और वो गुड्स को डिलीवर करवाता है या फिर जो कि फंड्स देता है उसके लिए, तो वो A के रिप्रेजेंटेशन में करता है। ठीक है, सेक्शन 188 में हम पढ़ते हैं एक्सटेंड ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी को एक्सटेंड कब किया जाएगा? एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज़ एन अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डिनरी to do such an act. An agent having such authority to carry on business and has an authority to every lawful thing necessary for the purpose and usually done in course of conduct is such business. तो अगर कोई एजेंट है जो अथॉरिटी रखता है किसी कार्य को करने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल, तो वो क्या है, अथॉरिटी में क्या है, एवरी लॉफुल थिंग करेगा जो कि आवश्यक है उस एक्ट की ऑर्डर में। ठीक है, और एजेंट अथॉरिटी रखता है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, या फिर लॉफुल थिंग्स क्या है, नेसेसरी है यूजुअली उस बिजनेस के कंडक्टिंग या कोर्स के दौरान। तो इसमें क्या है, एजेंट की अथॉरिटी का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आगे आते हैं, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें ए इज एम्प्लॉय बाय बी राइजिंग इन लंदन एंड टू रिकवर एट बॉम्बे एज ए डेब्ट ड्यू टू बी। तो ए एम्प्लॉय करता है बी के द्वारा
तो वो लंदन में क्या करता है, रहता है, और वो रिकवर करता है अपना जो डेब्ट है वो बॉम्बे में करता है, तो वो किसको बोलता है, बी को। तो ए में अडोप्ट लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग डेब, ए में गिव वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम। तो क्या है, ए अडोप्ट कर सकता है लीगल प्रोसेस जो आवश्यक है उस डेब्ट को लेने के लिए, और रिकवर कर सकता है उन डेब्ट्स को, और वो किसको दे सकता है, वैलिड डिस्चार्ज बी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके इलस्ट्रेशन बी में पढ़ते हैं, ए कंस्टिट्यूट बी हिज हिज एजेंट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन शिप बिल्डर, एंड बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल्स, हायर वर्कमैन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। तो इसमें ए और बी क्या है, ये उसके एजेंट के साथ में जो कि बी है, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं शिप बिल्डर का, जिसमें बी परचेज करता है अदर मटेरियल्स को और वो हायर करता है वर्कमैन्स को इस पर्पज़ के लिए। तो उसकी क्या है, उसकी अथॉरिटी एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि अगर वो हायर करता है वर्कमैन्स को तो उस केस में क्या है, उसकी अथॉरिटी का एक्सटेंशन होता है और वो ए को रिप्रेजेंट करता है उस बिजनेस में। ठीक है, 189 में हम पढ़ते हैं, एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में कैसे होगी, एन एजेंट हैज़ एन अथॉरिटी is in an emergency to do all such thing for the purpose of protecting the principal from loss। उस प्रिंसिपल को पर्सन को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए इमरजेंसी के केसेस में वो ऐसे ऑल एक्ट करता है एज वो बी डन फॉर ऑर्डिनरी परडुएंस, जो उसकी क्या है, सामयिक समर्था से की गई है, मतलब उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, हिज ओन केस अंडर सिमिनल सर्कमस्टांसेज। तो वो क्या है, प्रिंसिपल वाले व्यक्ति को उस लॉस से बचाने के लिए ऐसे सभी कार्य करता है। तो उसमें एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या होती है, ये सेक्शन 189 में बताया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, एन एजेंट फॉर सेल में हैव गुड्स रिपेयर इफ इट इज़ नेसेसरी। एजेंट क्या करेगा, बेच देगा उस गुड्स को अगर उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो अगर ये आवश्यक है तो। ठीक है, ए में कंसाइन प्रोविजन टू बी एट कोलकाता। ए कंसाइन करता है प्रोविजन टू बी को कोलकाता में, विद द डायरेक्शन ऑफ सेंड देम इमिडिएटली टू सी। सी को इमिडिएटली भेजने के लिए एट द कटैक। बी में सेल द प्रोविजन ऑफ कोलकाता। तो क्या है, बी उस प्रोविजन को कोलकाता में क्या कर देता है, सेल कर देता है। इफ़ दे विल नॉट बियर द जर्नी टू गता विदाउट स्पॉइलिंग। ठीक है, तो वो क्या है, इस केस में क्या है, ए कंसाइन करता है बी को, तो बी की जो सेल करने का प्रोविज़न है उसकी एक्सटेंशन अथॉरिटी है इमरजेंसी के केस में। ठीक है, सेक्शन 190 से हमारे सब एजेंट्स के प्रोविज़न शुरू होते हैं। तो 190 में हम पढ़ते हैं, व्हेन एजेंट कैन नॉट बी डिलीगेट। किसी भी एजेंट को डिलीगेट नहीं किया जाएगा अगर कोई एजेंट कैन नॉट बी लॉफुली एम्प्लॉय, अगर वो लॉफुली एम्प्लॉय नहीं करता है किसी व्यक्ति के लिए टू परफॉर्म एन एक्ट जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेक करता है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए पर्सनली, जब तक कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कस्टम एंड ट्रेड एंड सब एजेंट में फ्रॉम द टाइम ऑफ नेसेसरी एंड सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉय। तो क्या है, उस केस में कोई भी एजेंट अगर हम लॉफुली एम्प्लॉय नहीं करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बिहाफ पे उसके पर्सनल किसी एक्ट को करने के लिए प्रिंसिपल, तो उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में जो सब एजेंट है उस नेचर ऑफ एजेंसी से सब एजेंट एम्प्लॉय होगा। ठीक है, 191 में हम पढ़ते हैं, सब एजेंट को डिफाइन किया गया है। A sub-agent is a person is employed by and acting under the control of originally agent and in business of agency। सब एजेंट ऐसा पर्सन होगा कि प्रिंसिपल व्यक्ति ने, प्रिंसिपल वाले पर्सन ने क्या है, एजेंट को ऑथराइज करा और एजेंट ने क्या करा, सब एजेंट को ऑथराइज करा। तो वो क्या है, थर्ड पर्सन हो जाएगा इन द बिहाफ ऑफ एजेंट एंड एजेंट इन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल पर्सन। ठीक है, तो सब एजेंट इज ए पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, 192 में हम पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है प्रिंसिपल का सब एजेंट के द्वारा जो प्रॉपरली अपॉइंटेड है, सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड द प्रिंसिपल सो फार एज रिगार्ड टू द थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट बाय सब एजेंट। जो थर्ड पर्सन के बिफोर में जो रिप्रेजेंट होता है वो सब एजेंट होता है, इज बाउंड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, उन एक्ट्स के लिए जो कि उसके द्वारा रेस्पॉन्सिबल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंट एज ही वर एन एजेंट इज ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। और अगर वह ओरिजिनल एजेंट होता जो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंटेड होता है तो एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती सब एजेंट के लिए और एजेंट रेस्पॉन्सिबल होता प्रिंसिपल के लिए और वो जो एक्ट सब एजेंट ने करा है उसके लिए। ठीक है, तो सब एजेंट
सब एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें आगे बताई है। इसमें बताया है कि सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, द सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू एन एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। तो इसमें बताया गया है कि वो सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल है उन एक्ट्स के लिए जो कि वो एजेंट के बिहाफ पर करता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के लिए रिप्रेजेंट नहीं होगा। किस केस में? अगर कोई फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग होता है तो उसके लिए सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। 193 में हम पढ़ते हैं कि एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी सब एजेंट के लिए जब वो अपॉइंट होता है बिना किसी अथॉरिटी के। व्हेन एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो हैविंग अपॉइंटेड बाय ए पर्सन टू एक्ट एज एन सब एजेंट। तो क्या है वो वहाँ पे एक एजेंट है जो कि बिना किसी अथॉरिटी के अपॉइंट करता है किसी व्यक्ति को जो कि सब एजेंट बनता है। एन एजेंट स्टैंड टू तो एजेंट क्या है? एजेंट उन रिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, उन एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बोथ टू द प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के बीच में ऐसे कोई एक्ट हैं उनके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल होगा। एंड प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड, और प्रिंसिपल रिप्रेजेंट नहीं होगा बाय एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्ट ऑफ पर्सन सो इज एम्प्लॉयड नॉर इज द पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बताया? एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल वाले व्यक्ति को, लेकिन इसमें प्रिंसिपल रिप्रेजेंट नहीं होगा या फिर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उन एक्ट्स के लिए जो व्यक्ति एम्प्लॉयड किया गया है एजेंट के द्वारा एज ए सब एजेंट, एंड नोर सच पर्सन दैट बी रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। ना ही सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ना ही जो प्रिंसिपल है वो सब एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें हमें ये बताया गया है। ठीक है। इसमें 94 में हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, कि कोई प्रिंसिपल या जो पर्सन अपॉइंट हुआ है एजेंट के द्वारा वो बिजनेस ऑफ एजेंसी में, तो उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार होगा? व्हेन एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस इन इम्प्लाइडली अथॉरिटी टू नेम ऑफ अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर कोई एजेंट है वो होल्ड करता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली अथॉरिटी किसी अदर पर्सन का नेम, इसमें अनदर पर्सन किस एक्ट करने के लिए प्रिंसिपल के लिए एजेंसी के बिजनेस में हैज़ नेम्ड ऑफ अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली सच पर्सन इज नॉट एन सब एजेंट। तो वो व्यक्ति क्या है? एज ए अपॉइंट नहीं होता है कि वो सब एजेंट है, बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन इंटरेस्ट टू हिम। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर कोई एजेंट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अथॉरिटी रखता है एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनदर पर्सन, जिसका नेम वो क्या करता है किसी कार्य को करने के लिए जो प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके एजेंसी के बिजनेस में, और उस व्यक्ति को वो सब एजेंट के रूप में एम्प्लॉयड नहीं करता है एन एजेंट, तो वो क्या है? एजेंट प्रिंसिपल का एजेंसी के बिजनेस में उसको इंटरेस्ट किया गया है। मतलब उसको क्या है? वो बिजनेस का कोई भी पार्ट इंटरेस्ट किया गया है, लेकिन उसको सब एजेंट के रूप में क्या है? अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो इनके बीच में क्या, उस व्यक्ति के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशन है जो कि एजेंट ने अपॉइंट करा है? तो ये हमें 194 में बताया था। आगे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ए डायरेक्ट्स बी हिज सोलिसिटर टू सेल हिज स्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एज द ऑक्शनर फॉर द पर्पज। तो ए डायरेक्ट करता है बी को, जो कि सोलिसिटर है, कि वो अपनी स्टेट को सेल करे ऑक्शन में और एम्प्लॉय करे एक्शनियर के रूप में फॉर दिस पर्पज। बी नेम करता है सी को एज ऑक्शनरी टू कंडक्ट द सेल। तो सी इसमें क्या है? नॉट एज एन सब एजेंट, सब एजेंट नहीं है, बट बी ने क्या करा? बी ने एम्प्लॉय करवाया या नॉमिनेट करा एज ए अनदर पर्सन उसके बिहाफ पर कोई ऐसा कार्य करने के लिए, देन इज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। तो एजेंट है उस सेल को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ऑथराइज बी एज ए मर्चेंट इन कोलकाता टू रिकवर मनी ड्यू टू A from C, and as corporation B instruct D a solicitor to take legal proceeding against C and corporation for the recovery of the money, and D is not sub agent but is a solicitor for A। तो बी प्रोविज़न में हमें ऐसे ही बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 195 की तरफ, जिसमें हम एजेंट की ड्यूटी पढ़ते हैं। इन नेमिंग सच पर्सन, एजेंट की ड्यूटी होगी उस व्यक्ति का नाम बताने की जिसको उसने एम्प्लॉयड करा एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट परफॉर्मिंग ऑन दिस बिहाफ। In selecting such person for his principal, an agent is bound to exercise same amount of
डिस्क्रेशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन वुड एक्सरसाइज हिज ओवन केस, उसके केस को एक्सरसाइज कर सकता है। ही डज दिस, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, लेकिन वो क्या है, प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर एक्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ एजेंट, या फिर किसी एक्ट या नेग्लिजेंस के द्वारा जो एजेंट ने करा है उसको सेलेक्ट करने में, उसके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए इंस्ट्रक्ट बी ए मर्चेंट टू बाय ए शिप फॉर हिम। ए इंस्ट्रक्ट करता है बी को, जो कि मर्चेंट है, बाय करने के लिए एक शिप फॉर हिम। बी एम्प्लॉय ए शिप सर्वाइवर ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज ए शिप फॉर ए के लिए चूज कर लेता है। एंड द सर्वेयर मेक द चॉइस फॉर नेग्लिजेंट, इसमें सर्वेयर ऐसी कोई नेग्लिजेंट करता है। एंड शिप टर्न इन टू द अनसीवर्थी एंड इज लॉस्ट, तो वो क्या है, शिप खो जाती है। तो बी इज द सर्वाइवर इज रेस्पॉन्सिबल टू ए, तो क्या है, सर्वेयर रेस्पॉन्सिबल है ए के लिए लेकिन बी नहीं है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए कंसाइनी गुड्स टू बी, ए कंसाइन करता है गुड्स बी को, जो कि मर्चेंट है, सेल करने के लिए। इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉय द ऑक्शनरी इन गुड क्रेडिट टू सेल द गुड्स टू ए, अलाउ द ऑक्शनरी टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ द सेल, द ऑक्शनर आफ्टरवर्ड बिकम इंसॉल्वेंट, इसमें ऑक्शनरी क्या हो जाता है, बाद में इंसॉल्वेंट हो जाता है, विदाउट हैविंग ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीड। बी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, तो इस केस में बी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ए प्रोसीड करेगा उस सेल के लिए। ठीक है, सेक्शन 196 से हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन के पार्ट के बारे में, जिसमें हम उस व्यक्ति के राइट्स पढ़ते हैं। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन, जो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया फॉर हिम, उसके प्रिंसिपल या एजेंट के लिए, विदाउट उसकी अथॉरिटी के बिना, तो उसके रेक्टिफिकेशन का क्या इफेक्ट होगा। व्हेन एक्ट इज डन बाय वन पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्ट किया गया किसी दूसरे की बिहाफ पर, विदाउट उसकी नॉलेज के बिना और उसकी अथॉरिटी के बिना, तो वो क्या करेगा, उसकी नॉलेज और अथॉरिटी के साथ में उस एक्ट को क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है या डिसोन कर सकता है। और रेक्टिफाई का वही इफेक्ट होगा एज ए फॉलो टू प्रोविजन ऑफ द विच हैज़ बीन डन बाय सच पर्सन विदाउट द नॉलेज एंड विदाउट अथॉरिटी, तो उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कि वो प्रीवियस स्टेज में डन हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 197 में, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन कैसी होगी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली होगी। रेक्टिफिकेशन में बी एक्सप्रेस में बी इम्प्लाइड इन कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन इज एक्ट डन बाय हिम, तो रेक्टिफिकेशन कैसी होगी, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस होगी उस व्यक्ति के कंडक्ट पर जिसके लिए वो एक्ट किया गया है। ठीक, स्टेशन में हम पढ़ते हैं, ए विदाउट अथॉरिटी बाय गुड्स फॉर बी, आफ्टरवर्ड बी सेल देम टू सी हिज ओवन अकाउंट, बीज कंडक्ट इम्प्लाइज ए रेक्टिफिकेशन फॉर द पर्पज इज मेड फॉर हिम बाय ए, तो इसमें क्या है, ए बिना किसी अथॉरिटी के क्या करता है, गुड्स बाय कर देता है बी के लिए, और बी बाद में उनको बेच देता है सी को खुद के अकाउंट्स पर, तो बी का कंडक्ट इम्प्लाई करता है कि वो उस परचेज को रेक्टिफिकेशन करता है जो कि बी ए के द्वारा किया गया है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए विदाउट बीज अथॉरिटी लैंड्स बीज मनी टू सी, आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, बीज कंडक्ट इज इम्प्लाइड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द लोन। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 198 में हम पढ़ते हैं, नॉलेज required for valid rectification. No valid rectification can be made by a person whose knowledge of the fact is materially defective. अगर किसी व्यक्ति की जो नॉलेज है उन फैक्ट्स पर वो materially defective है, he has knowledge about that fact for valid rectification, तो उस केस में क्या है, वो rectification valid नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज he has the knowledge then rectification होगा। ठीक है, सेक्शन 199 में हम पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग अनऑथराइज एक्ट इज परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर कोई व्यक्ति है जिसने कि अनऑथराइज एक्ट करा है तो उसको रेक्टिफाई करने का क्या इफेक्ट होगा, तो उस पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें बताया है। ए पर्सन इज रेक्टिफाइंग, अगर कोई अनऑथराइज एक्ट को क्या है, रेक्टिफाई करता है जो कि उसके द्वारा किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो कि पूरे का रेक्टिफिकेशन कर रहा था, तो उस केस में कैसे माना जाएगा, उसके केस में माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन ऑफ विच सच एक्ट इज परफॉर्म्ड एज ए पार्ट, तो वो क्या है, पूरे की बिहाफ पर ना मान करके उसके पार्ट को रेक्टिफाई करना माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 200 में हम पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज एक्ट कैन नॉट बी इंजर्ड थर्ड पर्सन, किसी थर्ड व्यक्ति को उसकी इंजरी नहीं होगी अनऑथराइज एक्ट के लिए जो उन्होंने उसका रेक्टिफिकेशन करा। एन एक्ट इज डन बाय वन पर्सन, अगर कोई एक्ट किया गया एक व्यक्ति के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर, विदाउट सच द पर्सन अथॉरिटी, उस व्यक्ति की अथॉरिटी के बिना, विच इफ इट इज डन विथ अथॉरिटी, अगर वो उसकी अथॉरिटी के साथ में किया जाता
तो वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग ए थर्ड पर्सन टू डैमेज, तो उसकी अथॉरिटी के बिना साथ में किया जाता तो वो क्या होता, वो सब्जेक्ट होता थर्ड व्यक्ति को डैमेज करने का। और टर्मिनेशन ऑफ एनी राइट इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन, और उस थर्ड व्यक्ति के कोई राइट और इंटरेस्ट को लेने को टर्मिनेट करता वो, तो उस केस में उसने विदाउट अथॉरिटी करा तो कैन नॉट बी रेक्टिफाइड टू बी मेड टू हैव द सच इफेक्ट, तो वो क्या है, रेक्टिफिकेशन नहीं होता उस केस में, तो उसका वही इफेक्ट होता। तो उसकी अथॉरिटी के बिना होने पर उसमें कोई इंजरी नहीं हुई थर्ड पर्सन को, उसके राइट या इंटरेस्ट को, तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन में हम पढ़ते हैं ए नोट बीइंग ऑथराइज देयर टू बाय बी डिमांड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बी द डिलीवरी ऑफ द chattel the property to of B from C who is in the possession of it. This demand cannot be rectified by B so as to make the C liable for the damage for his refusal to deliver. इस केस में A ऑथराइज नहीं है पूरी तरह से B की डिमांड पर उस केस में, और डिलीवरी करता है चैटल की द प्रॉपर्टी जो कि B की है C से, तो उसके पोजेशन में है, और ये डिमांड कैन नॉट बी, तो ये डिमांड क्या है, रेक्टिफाइड नहीं होगी बी के द्वारा, जो कि सी के लिए लाइबिलिटी है उस डैमेज के लिए जो उसने रिफ्यूजल करा है डिलीवर करने के लिए। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए होल्ड्स लीज, एक लीज रखता है जो कि बी से टर्मिनेट हो जाएगा 3 मंथ्स के नोटिस पर, और सी अनऑथराइज पर्सन है, नोटिस देता है टर्मिनेशन ए को, तो नोटिस कैन नॉट बी, तो नोटिस उस केस में क्या है, रेक्टिफाई नहीं होगा बी के द्वारा सो एज टू द बाइंडिंग ऑन ए, तो वो क्या है, ए पर बाइंड करेगा। ठीक है, आगे आते हैं, हमारा पार्ट शुरू होता है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का रिवोकेशन कैसे होगा वो हमें आगे बताया है सेक्शन 201 से, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बताया गया है कि कोई भी एजेंसी है उसका टर्मिनेशन कैसे होगा। एन एजेंसी इज टर्मिनेट बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, अगर कोई प्रिंसिपल पर्सन है वो रिवोक करता है अपनी अथॉरिटी को, या फिर कोई एजेंट है वो रिनाउंसिंग करता है बिजनेस की एजेंसी को, ठीक है, या फिर बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज़ बीन कंप्लीटेड, और एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट होता है 3 स्टेज में होता है, अगर कोई प्रिंसिपल पर्सन अपनी अथॉरिटी में रिवोक करता है, एजेंट अपना कैरेक्टर जो उस बिजनेस में रिनाउंस करता है, या फिर एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, या आइदर बाय द प्रिंसिपल एंड एजेंट डाइंग बिकम द अनसाउंड माइंड। तो क्या है, दोनों केस है, 3 कंडीशन हमें पहले बताई, 4th कंडीशन में हमें बताया कि कोई प्रिंसिपल या एजेंट क्या है, वो क्या है, मर जाते हैं या अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। आगे बताया हमें बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेट एंड इंसॉल्वेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेप्टर, तो क्या है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उस केस में क्या है, इस एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं रिलीफ के लिए इंसॉल्वेंट डेप्टर के लिए। ठीक है, इसमें टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का क्या इफेक्ट होगा हमें ये बताया है। ठीक है, 202 में हमें बताया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, अगर एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है तो एजेंट अगर उसमें इंटरेस्ट रखता है उस सब्जेक्ट मैटर में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वेयर द एजेंट हैज़ हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी एंड द एजेंसी कैन नॉट इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेट टू प्रेजुडिस टू इंटरेस्ट। इसमें बताया गया है कि अगर कोई एजेंट है जो अपने आप में कोई इंटरेस्ट रखता है उस प्रॉपर्टी में जो एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर है, तो एजेंसी क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में टर्मिनेट नहीं होगी जब तक कि उसके इंटरेस्ट पर कोई प्रेजुडाइसी इफेक्ट ना करता हो, मतलब अदरवाइज प्रोविज़न की बजाय एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी जब तक कि उसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया हो। अदरवाइज अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि एजेंसी को टर्मिनेट किया जाए विथ इंटरेस्ट, तो वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एजेंसी का टर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके इलस्ट्रेशन से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड, ए अथॉरिटी देता है बी को कि वो ए की लैंड को बेच दे, और पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड, और जो प्रोसीड उससे पेमेंट से हुआ है वो उसको दे दे, डेब्स ड्यू टू हिम फ्रॉम ही ए कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी नॉर कैन बी टर्मिनेट बाय हिज इंसैनिटी ऑफ द डेथ, तो क्या है, ए उस अथॉरिटी को क्या है, टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ना ही टर्मिनेट कर सकती है उसकी इंसैनिटी या डेथ। ठीक है,
आगे इलिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए कंसाइन करता है 1000 balls of cotton to B who has been made advance to him on such cotton and desire B to sell the cotton and repay himself out of the prices the amount of his advances and A cannot revoke the authority nor it is terminated by insanity or death। तो इसमें क्या है, ए अथॉरिटी देता है तो इस केस में क्या है, वो अथॉरिटी रिवोक नहीं हो सकती है, टर्मिनेट नहीं होगी, ना ही उसकी इंसेनिटी और डेथ से। ठीक है, आते हैं हम सेक्शन 103 पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम व्हेन द प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट अथॉरिटी, कि प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को कब रिवोक कर सकता है। द प्रिंसिपल मे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी इज एक्सरसाइज सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। अगर इसमें बताया गया है, अगर प्रिंसिपल डेप्टर जो प्रेसिडिंग सेक्शन हमें बताए गए हैं उनके बिहाफ पर अगर वो उसकी अथॉरिटी को, एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक करता है, किन केसेस में, उस टाइम पर, एट द टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सप्राइज, कि अगर प्रिंसिपल ने किसी एक्ट को करने के लिए एजेंट को कोई अथॉरिटी दी तो उस एक्ट के करने से पहले, उसको एक्सरसाइज करने से पहले उस अथॉरिटी को, कि उस एक्ट के करने के बाद वो प्रिंसिपल पर बाउंड हो जाएगा, कि वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो उस एक्ट के परफॉर्म करने से पहले, उस अथॉरिटी के एक्सरसाइज करने से पहले वो उस अथॉरिटी को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ठीक है, 204 में हम पढ़ते हैं रिवोकेशन व्हेन द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। तो रिवोकेशन कैसे होगा, अगर अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज हो गया उस एजेंट के द्वारा। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। अगर वो पार्टली रूप में एक्सरसाइज हो गया, जिस एक्ट को करने के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, अथॉरिटी दी, उस केस में क्या है, उस अथॉरिटी में उसने उस एक्ट को परफॉर्म करा एज ए पार्ट और बाद में एज ए पार्ट रिमेन हो गया, तो उस केस के लिए भी क्या है, प्रिंसिपल बाउंड होगा कि वो उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता एज रिगार्ड्स टू सच एक्ट एंड ऑब्लिगेशन सो अराइजेज फ्रॉम द एक्ट ऑलरेडी डन इन एजेंसी। जो एक्ट एज ए पार्ट का क्या है, ऑलरेडी डन हो गया, उस एक्ट और ऑब्लिगेशन के लिए क्या है, इसमें प्रिंसिपल लाइबल होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए ऑथराइज बी टू बाई 1000 balls of cotton on accounts of A and to pay for it out of the A's money remaining in B's hands and B buy 1000 balls of cotton of his own name so as to make himself personally liable for the price A cannot revoke। तो इसमें क्या है, एक ऑथराइजेशन में उसने क्या 1000 balls of cotton खरीदे, तो इस बिहार पर उसने एक्ट परफॉर्म करा एज ए पार्ट। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा, तो वो इस केस में क्या है, उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए ऑथराइज है बी के लिए बाई करने के लिए 1000 balls of cotton on the accounts of A and to pay for it A's money and remaining B's hand। तो वही प्रोविजन हमें आगे बताया गया है। ठीक है, आते हैं सेक्शन 205 जिसमें हम कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल एंड रिनाउंसिंग बाय एजेंट। अगर कोई कंपनसेशन दी गई है एज ए रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर कोई एजेंट का जो कैरेक्टर है वो रिनाउंस होता है, तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा, ये हमें 205 में बताया है। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंसी शुड बी कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई एजेंसी कंटिन्यू होती है टाइम पीरियड के लिए, तो प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन। तो प्रिंसिपल क्या है, कंपनसेट करेगा उस एजेंट को उस टाइम पीरियड के लिए जो उसने ऑथराइज करा था एजेंट को परफॉर्म करने के लिए। एंड द एजेंट, और एजेंट अगर लाइबल नहीं है, एजेंट ने ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है, तो एजेंट प्रिंसिपल के लिए लाइबल होगा। एज टू द केस फॉर द प्रीवियस रिवोकेशन एंड रिनाउंसिंग ऑफ द एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज। तो इस केस में क्या है कि वो रिवोकेशन जो मतलब प्रिंसिपल ने अथॉरिटी देते हुए एजेंट को रिवोकेशन कर दी उस टाइम पीरियड के दौरान उसको परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में प्रिंसिपल उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, और अगर एजेंट ने उस पीरियड के दौरान ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करा, तो वो एजेंट को, वो क्या है, प्रिंसिपल को क्या कंपनसेट करेगा। और अगर प्रीवियस रिवोकेशन या रिनाउंसिंग ऑफ एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के हुआ है, उसमें कोई प्रॉपरली रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो उस केस में भी क्या है, वो प्रिंसिपल उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और एजेंट का जो कैरेक्टर है वो रिनाउंस हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 6 में हम पढ़ते हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रिनाउंसिएशन। तो क्या है, रीजनेबल नोटिस। रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन, अदरवाइज द डैमेज इज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल और एजेंट एज द केस में बी मेड टू गुड्स टू वन बाई अदर। इसमें क्या है, अगर एक दूसरे ने गुड्स दिए, ठीक है, और उनका क्या है परफॉर्म किया, तो उससे अगर कोई डैमेज होती है विदाउट नोटिस ऑफ
ऑफ रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन, तो इसमें क्या है, रीजनेबल नोटिस पीरियड उनको दिया जाएगा जो 206 में हमें बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 207 जिसमें रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइडली, क्या एक्सप्रेस रूप में होंगी या फिर इम्प्लाइड रूप में होंगी। रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन मस्ट बी एक्सप्रेस मे बी इम्प्लाइड इन कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब दो ही बिहाफ पे होंगी, क्या तो वो एक्सप्रेस कंडक्ट पे हो या इम्प्लाइडली एज ए कंडक्ट इन द ट्रांजेक्शन ऑफ एजेंसी। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एम्पावर्स बी टू लेट हिज हाउस आफ्टरवर्ड ए लेट्स टू हिमसेल्फ, दिस इज एन इम्प्लाइडली रिवोकेशन ऑफ बीज अथॉरिटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 208 में हमें बताया है व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी, अगर एजेंट की अथॉरिटी का टर्मिनेट होता है तो उसका इफेक्ट होगा एजेंट के रूप में क्या होगा या थर्ड व्यक्ति के रूप में क्या होगा। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड टू एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम टू नोन हिम एंड सो फार एज रिगार्ड टू द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम टू नोन टू देम। इसमें है कि अगर कोई अथॉरिटी एजेंट के रूप में होती है तो उसका अगर वो अथॉरिटी का टर्मिनेशन होता है तो वो क्या नहीं करेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा इट बिकम टू, अगर उस व्यक्ति के नॉलेज में है, उसकी विद द नोटिस के साथ में है, वो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी उस व्यक्ति के नोटिस में है या उसके नॉलेज में है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, या थर्ड व्यक्ति है वो भी उसकी नॉलेज रखता है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ए डायरेक्ट बी टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्री टू गिव बी 5% कमीशन ऑन द प्राइसेस फेट्स बाय द गुड्स, ए आफ्टरवर्ड बाय लेटर रिवोक बीज अथॉरिटी and B after the letter is sent but due before the receive it sell the goods for 100 rupees, this sale is binding on him, B is entitled to 5 rupees as his commission। तो इसमें आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, it at the Madras by letter direct B to sell for him some cotton lying in the warehouse of Bombay, afterward by letter revoke his authority, बेचने के लिए रिवोक कर देता है उस अथॉरिटी को एंड डायरेक्ट करता है बी को, सेंड करता है कि कॉटन मद्रास में भेज दे। बी आफ्टरवर्ड सेकंड लेटर जो उसको मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है सी के साथ में, जो कि जानता था फर्स्ट लेटर के बारे में बट नॉट ऑफ सेकंड फॉर द सेल ऑफ हिम ऑफ दैट कॉटन, सी पे करता है बी को विथ विच बी एब्सकॉन्ड और बी भाग जाता है, तो सीज पेमेंट इज गुड, सी की पेमेंट क्या है, गुड अगेंस्ट ए के लिए, तो ए के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, सी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि ए डायरेक्ट करता है बी को जो कि उसका एजेंट है पे करने के लिए सर्टेन मनी सी को, ए की मृत्यु हो जाती है तो डी टेक्स आउट कर लेता है प्रोबेट ऑफ हिज बिल, उसकी विल का प्रोबेट, और बी आफ्टरवर्ड एज डेथ के बाद में बिफोर द हियरिंग ऑफ पे द मनी टू द मनी पे कर देता है सी को, तो पेमेंट इज गुड अगेंस्ट, तो डी के अगेंस्ट में वो पेमेंट गुड होगी एज एन एग्जीक्यूटर। ठीक है, सेक्शन 209 में हम पढ़ते हैं एजेंट की ड्यूटी क्या होगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ एंड इंसैनिटी, कि अगर कोई प्रिंसिपल की डेथ इंसैनिटी होती है तो उस केस में द एजेंसी इज टर्मिनेट बाय द प्रिंसिपल डाइंग एंड बिकमिंग द अनसाउंड माइंड, द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल एंड ऑल रीजनेबल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू हिम। तो इसमें क्या है, एजेंसी की नेशन होने पर कि अगर कोई प्रिंसिपल की मृत्यु होती है या वो इंसॉल्वेंट होता है तो एजेंट बाउंड होएगा। एजेंट किस बिहाफ पर बाउंड होएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर, और रिजनेबल स्टेप लेगा जो कि उनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए हैं, उनके इंटरेस्ट पर, उस एजेंसी के टर्मिनेशन पर। ठीक है, 10 पढ़ते हैं जिसमें हम टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी, कि सब एजेंट की अथॉरिटी कब टर्मिनेट होती है। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉज द टर्मिनेशन इज सब्जेक्ट टू द रोल हेयर इन कंटेन इज रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी द अथॉरिटी ऑफ ऑल एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम। अगर कोई एजेंट की अथॉरिटी का टर्मिनेशन ही हो गया तो एजेंट ने जिन जिन सब एजेंट को अपॉइंट करा है उन सब एजेंट की जो अथॉरिटी है उनका भी टर्मिनेशन अपने आप में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं 210 के, जिसमें टर्मिनेशन पर ख़त्म करते हैं। अब एजेंट की ड्यूटी प्रिंसिपल के लिए क्या होगी ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर लीगल सर्विस एंड जुडिशरी एंड क्लैट एंड पीजी एग्जाम। सो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।